हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आज आप सभी का सामान्य ज्ञान के इस नए क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सीक्रेट से संबंधित और कक्षा 9वीं 10वीं से संबंधित जीके जीएस का क्वेश्चन लाए हुए हैं। टोटल जो है आपको 50 हाई लेवल परीक्षा प्रश्न होने वाले हैं, जो आपके लिए बेहद और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी बिल्कुल क्लास को मिस नहीं करना है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जो है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की जब भी वीडियो मैं लेके आऊँ आपके पास सबसे पहले जाएगा नोटिफिकेशन के रूप में। तो इसलिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने निर्धारित किया था। तो याद रखिएगा, जी का मान सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने निर्धारित किया था। तो आपको याद रखना है हेनरिक कैवेंडिश ने किया था। हेनरिक कैवेंडिश याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, जब किसी तत्व के परमाणु को आयन में बदला जाता है तो निम्नलिखित में किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको याद रखना है प्रोटॉन की संख्या में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सारे एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, जो आपको मिलता जुलता प्रश्न है, जिसमें हिस्ट्री का भी मिलेगा, अर्थव्यवस्था संबंधित भी क्वेश्चन है इसमें, और जो आपके 9th 10th पर जो आधारित जो आपके बुक से पूछे जाते हैं बिहार पुलिस में, उस लेवल का जीके आपको इस वीडियोस में मिल जाएंगे। इसमें सारे प्रश्न एक ही वीडियोस में कवर करवा रहे हैं। इसी प्रकार आपका डेली बाय डेली प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने या कठोर होने की प्रक्रिया निम्नलिखित में किसके कारण होती है। तो याद रखिएगा, जमने या कठोर होने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो आपको याद रखना है अन्य हाइड्रेट्स बनाने के लिए जलयोजन के कारण होता है। याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने या कठोर होने की प्रक्रिया निम्नलिखित में किसके कारण होती है। तो अन्य हाइड्रेट्स बनाने के लिए जलयोजन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला पहला स्थिर यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखिएगा, पहला स्थिर यौगिक कौन सा है। तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल याद रखेंगे, पीजीए, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल पीजीए। क्वेश्चन नंबर 4 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, सीने बार निम्नलिखित में से किस धातु का प्रमुख अयस्क ओडी माना जाता है। तो याद रखिएगा, किस धातु का प्रमुख अयस्क ओडी माना जाता है। तो आपको याद रखना है मरकरी यानी पारा का जो है, मरकरी यानी पारा का जो प्रमुख अयस्क को जो है ओडी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशयी रस यानी पेनिक्रिटिक जूस में पाया जाता है और प्रोटीन को पचाता है। तो याद रखिएगा, पेनिक्रिटिक जूस में पाया जाता है और प्रोटीन को पचाता है। तो याद रखिएगा ट्रिप्सिन, याद रखना है ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ट्रिप्सिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, यदि किसी चालक का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसके विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी चालक का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखना है प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह या ग्रुप को हाइड्रोजन परिवार कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह या ग्रुप को हाइड्रोजन परिवार कहा जाता है। तो याद रखना हाइड्रोजन परिवार जो है समूह 17 के तत्व को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जंग लगने पर लोहे के भार में जो है क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो याद रखना है भार जो है बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भार बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति और दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना है इसकी गति और दिशा पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना है गति बढ़ती है और अभिलंब से दूर हटती है। गति जो है बढ़ती है लेकिन अभिलंब से क्या होती है, तो दूर हटती है। क्वेश्चन नंबर 10 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन और मुद्रा पोस्ट्यूर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा शरीर का संतुलन और मुद्रा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो याद रखना है सेरिबेलम जो है उत्तरदायी होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर का संतुलन और मुद्रा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो सेरिबेलम जो है मानव मस्तिष्क का जो है शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जो है उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सा धातु जो है कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो याद रखना है ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, वॉशिंग सोडा यानी धोने के सोडा का सही रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है। तो धोने के सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको याद रखना है NO2CO3.10H2O याद रखना है NO2CO3.10H2O। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, जब किसी तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम हवा में रखा जाता है तो उस पर हरी परत जम जाती है, यह हरा पदार्थ क्या है। तो याद रखिएगा जब लंबे समय तक हवा में जो है खुला छोड़ दिया जाता है किसी बर्तन को जो है तो उस पर क्या होता है, तो हरी परत जो है चढ़ जाती है, हरी परत जो है जम जाती है। यह हरा पदार्थ क्या होता है, तो आइए बताते हैं। यह हरा पदार्थ जो होता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। आप लोग देखे होइएगा जहाँ पे कल रहता है वहाँ पर भी जो है हरी परत जम जाती है। तो वहाँ पर किसके कारण जमता है, तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण के कारण जो है हरी परत जम जाती है अक्सर की। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा फाइबर का निर्माण जो है किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है सेंट्रोसोम द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेंट्रोसोम द्वारा जो है किया जाता है। स्पिंड फाइबर का निर्माण किसके द्वारा होता है, सेंट्रोसोम कोशिकांग के द्वारा किया जाता है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखना है आधुनिक आनुवंशिकी का जनक जो है किसे माना जाता है। तो आपको याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आधुनिक आनुवंशिकी का जनक जो है माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है तो आपको याद रखना है साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन को जो है प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी। तो याद रखिएगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी। तो आपको याद रखना है किसने की थी, तो आपको याद रखना है रूसो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 19 से पूछा जा रहा है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण करके सफलता प्राप्त की थी। तो याद रखिएगा बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण करके जो है सफलता प्राप्त की थी। तो रक्त और लौ की नीति का अनुसरण करके जो है सफलता प्राप्त की थी बिस्मार्क ने। क्वेश्चन 19 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1917 की रूसी क्रांति के ठीक बाद रूस में किस नई आर्थिक नीति एनईपी को लागू किया गया था और इसके जनक कौन थे? तो याद रखिएगा, एनईपी को लागू किया गया था और इसके जनक जो है कौन थे? तो आपको याद रखना है, इसका जनक जो है लेनिन था। याद रखना है, लेनिन। क्वेश्चन नंबर 20 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लेनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, वियतनाम में हो ची मिन्ह के नेतृत्व में जो क्रांतिकारी आंदोलन चला उसका मुख्य आधार क्या था? तो याद रखिएगा, हो ची आंदोलन का जो नेतृत्व क्रांतिकारी आंदोलन चला उसका मुख्य आधार जो है कौन था? तो याद रखना है, उसके मुख्य आधार जो है क्या था? तो साम्यवाद और कम्युनिज्म था। साम्यवाद और कम्युनिज्म। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को किस हिंसक घटना के बाद अचानक स्थगित कर दिया था? तो याद रखिएगा, हिंसक घटना के बाद स्थगित कर दिया था। याद रखना, चौरी चौरा कांड को जो है स्थगित कर दिया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को किस हिंसक घटना के बाद जो है अचानक स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा घटना को जो है स्थगित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के पहले अध्यक्ष 1920 में किसे चुना गया था? तो याद रखिएगा, AITUC के पहले अध्यक्ष 1920 में जो है किसे चुना गया था? तो लाला लाजपत राय को जो है चुना गया था। लाला लाजपत राय, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, बिहार में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बाबू कुंवर सिंह का कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से कौन सा था? तो याद रखिएगा, बाबू कुंवर सिंह का कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से कौन सा था? तो याद रखना है, जगदीशपुर था। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जगदीशपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, यूरोप में फासीवाद का उदय इटली में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यूरोप में फासीवाद का उदय इटली में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपको याद रखना है, बेनिटो मुसोलिनी के जो है नेतृत्व में हुआ था। बेनिटो मुसोलिनी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो याद रखिएगा, पहला सफल सत्याग्रह जो है कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में जो है शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 26 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष प्रभावी किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष जो है प्रभावी किया था? तो याद रखेंगे, 1905 में जो है प्रभावी किया था। क्वेश्चन नंबर 27 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था जिसका तीव्र विरोध किया गया? तो याद रखिएगा, तीव्र विरोध किया गया 1928 में किया गया। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ 1928 में हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन जिसका तीव्र विरोध भी किया गया था उस समय। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? तो दक्षिणी बिंदु जो है कौन सा माना जाता है? तो याद रखना है, केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी को माना जाता है। केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी। क्वेश्चन 29 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, नथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है जो चीन के साथ व्यापारिक मार्ग जोड़ता है? तो चीन के साथ व्यापारिक मार्ग जोड़ता है कौन सा राज्य? तो याद रखना है, सिक्किम जो है चीन के साथ जो है व्यापारिक मार्ग जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भौगोलिक भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है भौगोलिक भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है, बांगर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है, भारत में गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किस उत्पादन से है? किसके उत्पादन से है? तो याद रखना है पिंक रेवोल्यूशन का संबंध जो है झींगा और प्याज उत्पादन से। याद रखना है झींगा और प्याज उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो याद रखिएगा बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है किस देश के सहयोग से पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो आपको याद रखना है सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से जो है पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मोह असंबंधता यानी मोह डिस्कॉन्टिन्यूटी किन दो परतों के बीच पाई जाती है? तो याद रखिएगा मोह डिस्कॉन्टिन्यूटी जो है किन दो परतों के बीच पाई जाती है? तो आपको याद रखना है क्रस्ट और मेंटल के बीच पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो ठंडी महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो याद रखना है लैब्राडोर जलधारा जो है ठंडी महासागरीय जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 35 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, अल नीनो घटना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा अल नीनो घटना का भारतीय मानसून पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना है मानसून जो है कमज़ोर पड़ जाता है और सूखा पड़ता है। अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मानसून जो है कमज़ोर हो जाता है और सूखा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, भारत में सर्वाधिक थोरियम के भंडार किस राज्य के तटीय बालू मोनोज़ाइट सैंड में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा तटीय बालू मोनोज़ाइट सैंड में पाए जाते हैं। तो याद रखिए किस राज्य में? तो केरल में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक थोरियम भंडार के किस राज्य में तटीय बालू पाए जाते हैं, तटीय मोनोज़ाइट सैंड पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा केरल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस जाइंट नहीं कहलाता है बल्कि पार्थिव ग्रह है? तो याद रखिए गैस जाइंट नहीं कहलाता है बल्कि पार्थिव ग्रह है। तो याद रखना है पार्थिव ग्रह जो है आपका मंगल ग्रह को जो है पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा जा रहा है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। पश्चिमी चंपारण याद रखेंगे। क्वेश्चन 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं याद रखिएगा अनुच्छेद 360 के तहत घोषित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा जा रहा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था 86वां संशोधन के तहत बनाया गया था। याद रखिएगा 86वां संशोधन के तहत जो है मौलिक अधिकार बनाया गया था शिक्षा को। क्वेश्चन नंबर 42 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता जो है कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 43 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा जा रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? तो याद रखिएगा शक्तियों का विभाजन संविधान किस अनुसूची में वर्णित है? तो आपको याद रखना है 7वीं अनुसूची में वर्णित है।
क्वेश्चन नंबर 44 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन का निर्देश देता है? तो याद रखिएगा, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है कितने के तहत? याद रखना है, अनुच्छेद 40 के तहत देता है। क्वेश्चन नंबर 45 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा रहा है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव की आयुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है नियुक्ति? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा जा रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट मुख्य रूप से किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो कृषि क्षेत्र में जो है देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा रहा है भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का अवलोकन आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारतीय में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 48 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए क्वेश्चन 49 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 49 में पूछा रहा है गिफन वस्तुएं यानी गिफन गुड्स के संदर्भ में मूल्य बढ़ाने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मूल्य बढ़ाने पर मांग पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना है, मांग जो है बढ़ जाती है। क्वेश्चन 49 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मांग बढ़ जाती है। चलिए क्वेश्चन 50 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 50 में पूछा जा रहा है भारत में करेंसी नोट 2 रुपये उस पर जारी करने का अधिकार किसके पास है? एकाधिकार किसके पास है? तो भारत में करेंसी नोट 2 रुपये उसे पर जारी करने का एकाधिकार जो है किसके पास है? तो याद रखिएगा, एकाधिकार जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। क्वेश्चन 50 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 50 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।